तो बच्चों दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स करें तो एक नया कोई मिक्सचर तैयार होगा, ठीक है, कोई एक नया सब्सटेंस तैयार होगा और उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग शिकंजी बना रहे हैं, तो पानी लिया, शुगर लिया, थोड़ा सा नमक या लेमन लेकर हम उसे मिक्स करेंगे और एक नया मिक्सचर तैयार होगा। वो जो नया मिक्सचर है, वो जो नया सब्सटेंस है, उसी को हम केमिस्ट्री में बोलेंगे सॉल्यूशन। उसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूशन में यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सअप है, तो वो दो चीज़ें किस स्टेट में हो सकती हैं, या फिर दोनों लिक्विड में भी हो सकते हैं, या फिर लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर हो सकता है, या फिर लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है या फिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, सॉल्यूशन में। साथ में ये भी समझेंगे कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉल्यूशन बन पा रहा है कि नहीं। एक तो ये है, यानी दो सब्सटेंस आपस में डाइल्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं, ये भी तो मालूम होना चाहिए। फिर बाद में हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि जो नया सब्सटेंस तैयार हुआ है वो पुराने यानी पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कुछ अलग थी, पहले डेंसिटी अलग थी। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर की डेंसिटी अलग, शुगर की डेंसिटी अलग, दोनों को मिक्स किया, एक नया कुछ बना, नया सॉल्यूशन बना, तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, उसका वेपराइजेशन, वोलेटाइल प्रॉपर्टीज़ यानी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रेशर झेलने की प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी सब में बदलाव आ जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप नई चीज़ या नया जो मिक्सचर बना रहे हो, जिन सब्सटेंसेस से बना रहे हो, बनने के बाद प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ आएंगी, यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है बदल जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, हो सकता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाए, डेंसिटी बदल जाएगी, या प्रेशर या दूसरी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बदल जाने वाली है। और यही स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? कभी भी जैसे आप लेक्चर देख रहे हो और पढ़ते टाइम कभी भी कहीं पर भी डाउट आ जाए तो लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू नहीं करोगे, पहले मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके आप उस डाउट को क्लियर करोगे। तो ऑनलाइन पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना। हर चीज़ का यूज़ जो होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। तो अगर आप ऐसे ही लेक्चर आप देखते रहोगे, यानी बीच में अगर आपको डाउट मिल रहा है, आप क्लियर नहीं कर रहे हो और लेक्चर कंटिन्यू करते जा रहे हो ना, तो ये जो लेक्चर होगा या जो ऑनलाइन टीचिंग हम कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाएगा आपके लिए। तो ये चीज़ याद रखना। आपको लगेगा कि मैंने तो लेक्चर कर लिया है, मुझे आ गया होगा, लेकिन देखो होता है कि बच्चे हो ना, अभी आपको भी नहीं पता है कि जो चैप्टर सीखा है आपने कितना सीखा है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब जाके पता चलता है, यार मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पाया, मुझे ठीक से आया नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं याद हुए। क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं याद हुए? क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा ही नहीं था। और 11-12 की पढ़ाई तो आप जानते ही हो, टोटल कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ाई है, याद करना जैसा तो कुछ है भी नहीं। तो इस चीज़ मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी डाउट लगे मेरे पढ़ाते टाइम आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, ठीक है ना, सॉल्यूशन का। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझेंगे, राउल्ट लॉ समझेंगे और साथ में हेनरीज लॉ भी समझेंगे, ठीक है, हेनरीज लॉ भी समझेंगे। फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर एजियोटोप एंड देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ेंगे, देन वेंट ऑफ फैक्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे टॉपिक्स आज हम लोग मतलब इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में इस चैप्टर को
कंप्लीट करा दूँ। न्यूमेरिकल की तो सीरीज़ आपको पता ही मैं अलग बनाता ही हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब मैं बता चुका हूँ, इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द और नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी, ठीक है ना। यानी कि सी इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ और मोर केमिकली टू और मोर, बच्चों ने कभी कभी राइटिंग बच्चों की समझ में नहीं आती, खैर तो वही मैंने बताया कि टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज उस कंपोजिशन कैन वेरी इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब समझ में आया कि क्या नॉन रिएक्ट मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है। देखो सॉल्यूशन तो हम लोग कैसे भी करके अगर हम लोग केमिकल से रिएक्ट करवाएं, केमिकली रिएक्ट कराएं तो कोई भी चीज़ डाइल्यूट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पहले ही आपको स्पेसिफाई कर दिया गया कि नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। सो हमारे पास सॉल्यूशन में मैंने कहा ना 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 या 2 से ज़्यादा को अगर हम समझें तो एक पार्ट होगा सॉल्वेंट और एक पार्ट होगा सॉल्यूट, ठीक है ना। तो अगर हम 2 लोगों का मिक्सचर लें, 2 सब्सटेंसेस का मिक्सचर लें, तो एक को बोलेंगे सॉल्वेंट, एक को बोलेंगे सॉल्यूट। जिसमें सॉल्वेंट को हम कह सकते हैं मोर क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी, जिसमें सॉल्यूट को हम कह सकते हैं लेस क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर बनाया, वाटर एंड शुगर का। तो वाटर, यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी जनरली वाटर की क्वांटिटी क्या रहने वाली है, ज़्यादा रहने वाली है। तो हम उस मिक्सचर में वाटर को कहेंगे सॉल्वेंट, और वाटर में हमने क्या मिक्स किया, शुगर मिक्स किया। तो शुगर जो कि कम क्वांटिटी में है, कंपेरेटिवली वाटर शुगर क्या है, कम क्वांटिटी में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। सॉल्वेंट थोड़ा सा बड़ा नाम लग रहा है, सॉल्यूट थोड़ा सा छोटा नाम लग रहा है, ठीक है ना। तो याद करने के लिए समझ में आएगा, छोटा मतलब कम क्वांटिटी वाला मतलब सॉल्यूट है। जैसे कि हमने नमक घोलना है पानी में, तो जो नमक होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जो पानी होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। इसको और अगर टेक्निकली समझें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को और टेक्निकली, भाई आपका जो नेचर है वो है थोड़ा सा खुड़पेची, ठीक है, आप तो खुड़पेच करोगे भाई, ठीक है। ज़्यादा कम को हम लोग ये कह रहे हैं क्या, ज़्यादा को कह रहे हैं सॉल्वेंट और कम को कह रहे हैं सॉल्यूट। तो हम पानी कम लें और शुगर को ज़्यादा ले लें, पानी कम लें तो शुगर ज़्यादा ले लें, तो सर तो पानी क्या हो जाएगा, क्योंकि पानी अगर हमने कम लिया, वाटर अगर हमने कम लिया, मैंने क्या कहा, लेस एंड मोर से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, वाटर मैंने कम लिया और शुगर ज़्यादा ले लिया। तो अब की बार सॉल्वेंट और सॉल्यूट का चेहरा बदल जाएगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का चेहरा बदल जाएगा। अब की बार हम कह सकते हैं कि शुगर तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? या इसको और टेक्निकली समझने की कोशिश करें कि अगर हम 2 सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं और वो जिस स्टेट में है, वो मिक्स होने के बाद कौन सी स्टेट ले रहा है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे सॉलिड को वाटर यानी लिक्विड में मिलाया, सॉलिड को शुगर मतलब सॉलिड, यहाँ पे वाटर मतलब लिक्विड, अगर मैंने मिक्स किया, मैंने थोड़ी अगर शक्कर ली और मिक्स किया, तो ओवरऑल मिक्सचर कौन सी स्टेट में रहने वाला है, सोचो जरा सा। अगर वाटर ज़्यादा है, शक्कर कम है, सोचो सर लिक्विड में ही रहने वाला है, यानी जीता कौन, लिक्विड जीता, तो सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएगा। अब आई बात समझ में। तो कौन अपना स्टेट मेंटेन रख रहा है, लिक्विड एंड सॉलिड में या लिक्विड एंड गैस में जो भी मैटर अपना स्टेट मेंटेन रख रहा है, उसे कहेंगे सॉल्वेंट, उसे कहेंगे सॉल्व। ये याद रखिएगा, मैंने बहुत
अच्छा एग्जाम्पल से बताएं, मेंटेन इट्स स्टेट, यानी मिक्स होने के बाद भी, पहले वाटर क्या था, लिक्विड था, उसमें तुमने शक्कर घोल दी शरबत बनाने के लिए, शिकंजी बनाने के लिए, तो भी वो लिक्विड ही है, तो वो सॉल्वेंट होगा। तो याद रखना आप लोग, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। बात समझ में आ गई? ओके सर, चलो आगे बढ़ेंगे। अब सॉल्वेंट देखो, हम लोग पूरे चैप्टर में, मतलब ऐसे तो सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी, कुछ भी हो सकता है, टेक्निकली समझने जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने चैप्टर में 99.99% सॉल्वेंट जो है हमारा लिक्विड रहने वाला है। सॉल्वेंट हमारा क्या रहने वाला है, हमारे चैप्टर में जो भी क्लास 12 में आपको दिया हुआ है, लिक्विड में रहने वाला है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसीलिए सॉल्वेंट को दो पार्ट में बांटा गया है। सॉल्वेंट एक्वस भी हो सकता है, सॉल्वेंट नॉन एक्वस भी हो सकता है, ठीक है। एक्वस एंड नॉन एक्वस, तो एक्वस के मीनिंग तो पता है ना, वाटर। सो इफ सॉल्वेंट ऑफ जन इज वाटर, ठीक है ना, सॉल्वेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, देन सॉल्यूशन इज नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जो भी मिक्सचर आपने बनाया है, अगर उसमें सॉल्वेंट मतलब जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, तो वो अगर वाटर है तो उसे कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, बोलो, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है, कोई और चीज़ है, कोई केमिकल है, पेट्रोल है, कुछ भी है, अल्कोहल है, ठीक है ना। सो इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, द सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बोलिए, समझ में आ गई? जितना जितना मैं टॉपिक कवर कराता जाऊं, आप लोग भी वीडियो पॉज करके करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंशन हियर, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन सॉल्वेंट एंड वन और मोर सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट होता है, मतलब जो अपनी स्टेट मेंटेन रख रहा है मिक्सचर होने के बाद, मिक्सचर बनने के बाद भी, तो वो सिंगल रहने वाला है, वो अकेला रहने वाला है। और सॉल्यूट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आप कोई शिकंजी बना रहे, शिकंजी में एग्जांपल क्योंकि सभी बिल्कुल जानते ही हैं, रिलेट डायरेक्ट कर लेंगे। तो जब हम अगर शिकंजी बना रहे हैं तो वाटर होगा हमारा, यानी कि ये तो हो गया आपका सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूट में शुगर भी डालते हैं हम लोग, नमक भी डालते हैं और फिर लेमन भी डालते हैं, जबकि लेमन भी अपने आप में लिक्विड है। तो लिक्विड कोई टेंशन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मेन क्या, क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है, तो एक एक्वस सॉल्यूशन होगा और उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, वाटर को। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, नमक, शुगर, लेमन, वो सब क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखिए मैंने पहले भी बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा है, तो सॉलिड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, गैस प्लस लिक्विड भी हो सकता है। तो मैंने कहा था अपने इस चैप्टर में 99.99 हम लोग सॉल्वेंट लिक्विड से ले रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड मतलब सॉलिड इन लिक्विड, हमने किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल दिया, जैसे कि शक्कर को पानी में घोल दिया। लिक्विड प्लस लिक्विड, ये तो यार आप मेडिसिन होती है बच्चों की, या सिरप होता है बच्चों का, बड़ों का, हम लोग तभी वो डॉक्टर क्या बताते हैं, पानी में घोल के पी लेना, है ना, सिरप को। तो सिरप भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो दोनों मिलके सॉल्यूशन बनते हैं। हज़ारों एग्जाम्पल है ऐसे तो, ठीक है ना। तो लिक्विड एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, इथेनॉल इन H2O, ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, कुछ भी कह लें। गैस इन लिक्विड, यानी लिक्विड में हम लोग गैस भी मिक्स कर सकते हैं। हाँ, ये बात सच है। अरे आप सॉफ्ट ड्रिंक तो पीते ही हो गए, पिया हो गई, तो सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 मिक्स होती है,
यानी लिक्विड में गैस मिक्स होती है। तो इसके भी कई एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे एरेटेड ड्रिंक एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे सोडा हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक भी, कोल्ड ड्रिंक भी, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था कि हमारे पूरे चैप्टर में लिक्विड सॉल्वेंट का रोल प्ले करने वाला है 99%, लेकिन और भी आपको एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं कि लिक्विड ही सॉल्वेंट नहीं हो सकता है। आप ये मत सोचो कि यार पानी में घोल रहे हैं कुछ या दूध में कोई चीज़ घोल रहे हैं तो ही सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड एंड गैस से मिलकर भी हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉलिड एंड गैस, यानी गैस में हमने सॉलिड मिक्स कर दिया, ऐसा पॉसिबल है। आयोडीन वेपर्स, हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पर सॉलिड और गैस आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड गैस, गैस के अंदर लिक्विड, एग्जाम्पल के तौर पे एयर, एयर में जो वेपर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं जैसे, तो एयर मतलब गैस और उसमें वाटर के वेपर्स होते हैं, लिक्विड के वेपर्स होते हैं। तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल बेस्ट है आपके लिए। तो गैस इन गैस, गैस इन गैस तो यार कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। एयर, एयर भी क्या है, गैस इन गैस ही तो है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल कई हो सकते हैं। तो ये भी सॉल्यूशन है, इसे हम लोग बोलेंगे गैस सॉल्यूशन। इससे पहले को हम लोग ने बोला था लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि इससे पहले वाला एग्जाम्पल लिक्विड सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि मिक्स होने के बाद इसकी जो स्टेट थी, इसका जो फॉर्म था, वो मैटर का फॉर्म था, वो लिक्विड में था। यहाँ पर मैटर का फॉर्म क्या रहने वाला है, यहाँ पे गैस रहने वाला है। यानी कि आपने अगर गैस में सॉलिड मिला दिया तो भी गैस रहेगा, अगर आपने गैस में लिक्विड मिला दिया तो भी गैस रहेगा, ओवरऑल सॉल्यूशन। अगर आपने गैस में गैस मिला दिया तो भी गैस रहेगा, फॉर्म अपनी चेंज नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे गैस सॉल्यूशन। बात समझ में आई? वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी इजी और बेसिक लाइफ से हमारा रिलेटेड था, तो इजी समझ गए होंगे आप लोग। देखो कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज नोन एज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये होता है कि आपने वाटर में, एग्जाम्पल के तो वाटर में कितना शुगर मिला रहे हो, वाटर की पर्टिकुलर क्वांटिटी है, शुगर की कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी है, वो आपस में कैसे मिक्स हो रहे हैं, कितने मिक्स हो रहे हैं, कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो रहे हैं, घुल रहे हैं आपस में, उसी मिक्सचर या उसी कंपोजिशन को हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो इट इज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ किसमें, सॉल्वेंट में। इट कैन बी डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली, ठीक है ना। मतलब कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्यूशन कितना अच्छा है, जो आपका सॉल्यूशन बना है, जो भी जिस पर्पज से आप सॉल्यूशन बना रहे थे, है ना, जैसे कि आप टी बना रहे हो, ठीक है, अब वो टी और जो चाय की पत्ती है वो कितनी डाइल्यूट या डिज़ोल्व हुई है, कितने अच्छे से पकी है, कितने अच्छे से बनी है। तो ये भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक में पढ़ सकते हैं, उसके स्टडी कर सकते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना अच्छा है आपस में, क्वालिटी वाइज एज वेल एज क्वांटिटी वाइज, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कितना मिक्सअप है, ठीक है। तो क्वांटिटेवली सॉल्यूशन कैन बी टू टाइप्स। अगर क्वांटिटी की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्वांटिटी वाइज समझने की कि सॉल्यूट कितना है, कि सॉल्वेंट कितना है, ये वर्ड से फैमिलियर हो जाओ आप लोग। सॉल्यूट छोटा मतलब हम घोल रहे हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड है, लिक्विड है सॉल्वेंट, सॉल्यूट मतलब शक्कर को घोल रहे हैं लिक्विड में, है ना। एक ऐसे वर्ड को बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा लेना। बार बार अगर मैं बोलूँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो दिलो दिमाग में आ जाने। सॉल्यूट छोटा सा मैं बोल रहा हूँ ना, सॉल्यूट छोटा सा हुआ मतलब, ठीक है ना, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी बड़ी क्वांटिटी में मिला रहे हैं वो डिज़ोल्व हो रहा है। जो छोटी क्वांटिटी है ना, छोटी क्वांटिटी डिज़ोल्व हो रही है। सो देखो, तो अब कॉन्सेंट्रेशन दो टाइप से हम कह सकते हैं हम लोग, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट के लिए हम कह सकते हैं रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का में सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा।
और कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो रिलेटिव लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड में जो ये रहेगा सॉल्यूट वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक में जो गैस होती है, जो गैस कॉम्प्रेस की जाती है CO2, वो अच्छी लार्ज क्वांटिटी में होती है, तो हम वो कॉन्सेंट्रेटेड कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कि लिक्विड में कोई सॉल्यूट कितना ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है ना, कितना ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकता है, वो होता है सॉल्युबिलिटी, है ना। अलग अलग सॉलिड जो होते हैं वो अलग अलग सॉल्वेंट में डाइल्यूट या डिज़ोल्व होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम शुगर की बात करें या नमक की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब वाटर के बदले कोई और दूसरा लिक्विड हुआ तो ज़रूरी नहीं कि उतने अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। सो व्हेन सॉलिड यानी कि सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द सॉल्यूट डिज़ोल्व बिकॉज इट्स particles go into the liquid and its concentration in the solution increase. The process is known as dissolution, ठीक है ना। जो भी सॉलिड पार्टिकल जा रहे हैं लिक्विड में वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन यानी कि सॉल्युबिलिटी कितना ज़्यादा घुल सकता है, वो जो सॉलिड है किसी लिक्विड में कितना घुल सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है ना। अगर हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि शुगर बहुत अच्छे से पानी में घुल जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो सॉलिड चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं है कि पानी में उतनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर जाए। तो अगर शुगर जल्दी डिज़ोल्व हुआ जा रहा है वाटर से, तो क्यों हुआ जा रहा है, उसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना भाई। देखो ये सारी कहानी होती है फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अगर सॉल्यूट में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम है, ठीक है, और जो भी आपने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में मतलब उनका अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, और लेकिन इनके अगेंस्ट या इनके टुवार्ड्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है कि लिक्विड या मैंने वाटर लिया और मैंने शुगर लिया, इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये जल्दी डिज़ोल्व कर जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। फिर देखो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर शुगर मिक्स करना होता है वाटर में, जैसे कि हलवाई जो होते हैं उन्हें शीरा बनाना होता है ना, गुलाब जामुन के लिए शीरा बनाना होता है, अगर वो ऐसी शक्कर घुलते रहेंगे ना तो हो जाएगी शाम। उन लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और शुगर को डिज़ोल्व यानी जल्दी से जल्दी डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इतना तो एक बेसिक मीनिंग समझ लो, टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है, प्रेशर से भी। हाँ, ये बात सच है कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर देंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। एग्जांपल के तौर पे गैस और लिक्विड का मैं अगर सॉल्यूशन ले लूँ, गैस और लिक्विड का, तो CO2 गैस अगर किसी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में मिक्स है ना, सॉल्युबल है, तो उसको हाई प्रेशर में किया जाता है। जैसे ही आप कैप ओपन करते हो ना, देखो उसकी गैस निकलती है ना, एक प्रेशर से ढक्कन ओपन होता है उसका। क्यों? क्योंकि अंदर जो प्रेशर बनाया हुआ था बहुत ज़्यादा बनाया हुआ था, वो CO2 नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए सॉल्युबल नहीं थी, है ना। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर उस CO2 को कोल्ड ड्रिंक में हम डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो नहीं हो रहा था, उसके लिए एक हाई प्रेशर बनाया गया। जब हाई प्रेशर थे जल्दी से कैप बंद कर दिया मशीन ने, तो प्रेशर मेंटेन था, वो जो गैस थी वो सॉल्युबल थी, लिक्विड में थी, लेकिन जैसे ही आपने ओपन किया फ़ौरन गैस बाहर आने लगती है। ऐसा होता है ना, क्योंकि प्रेशर आप रिलीज़ कर देते हो, जो पहले तो जो बॉटल में प्रेशर बना के रखा था, कैप हटा के प्रेशर हट जाता है, वो पर्टिकुलर प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कई गुना ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी के लिए कि कितना जल्दी सॉल्युबल या कितना ज़्यादा सॉल्युबल कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में हो सकता है, ठीक है ना।
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड मैंने एग्जांपल बता दिया। इट इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट विच इज डिफाइंड एज द नेचर ऑफ गैस reduced to NTP dissolved by unit volume of solvent at particular temperature and atmospheric temperature of the gas। ठीक है ना। तो ये मैंने कहा था कि जैसे अभी मैंने सॉफ्ट ड्रिंक और CO2 का एग्जांपल दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इनफ नहीं है गैस को सॉल्युबल करने के लिए या डिज़ोल्व करने के लिए लिक्विड में, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है। सो अब इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, भाई नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यही डिपेंड करता है। गैस का नेचर क्या है, वो जो लिक्विड में मिक्स होने जा रही है उनके और गैस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि टाइप्स ऑफ गैस। इजीली लिक्विफाइबल गैसेज आर मोर सॉल्युबल, जो आराम से या जल्दी वो जो गैसेज जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो गैसेज जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं वो सॉल्युबल में जल्दी हो जाती हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल CO2 इज मोर सॉल्युबल देन O2 एंड H2। CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक में देखो हम CO2 मिक्स करते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक होती है सोडा होता है तो CO2 मिक्स होता है। तो O2 और H2 के कंपैरेटिवली CO2 इज मोर सॉल्युबल। ठीक है। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिस लिक्विड में हम गैस को मिक्स कर रहे हैं तो वो लिक्विड कैसा है, उसका नेचर क्या है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो गैसेज आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस in aqueous solution are more soluble in water than its other solution। ठीक है। तो क्या बताया गया है कि जो गैसेस हैं वो aqueous solution में ज़्यादा soluble होती है। दैट इज़ वॉट, वाटर है ना। aqueous solution मतलब वाटर, जहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या होने वाला है, वाटर, उसको बोलते हैं aqueous solution। मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है। तो बेसिकली जो जनरली गैसेस है ना वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं कंपैरेटिवली अदर लिक्विड। एग्जाम्पल HCl, NH, इन सब में उतना अच्छे से सॉल्युबल नहीं होंगी गैसेस जितना कि वाटर में हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट, तो जो हमने कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जो समझा, कॉन्सेंट्रेशन का जो मतलब समझा कि कोई सॉलिड लिक्विड में कितना सॉल्युबल है या कितना मिक्स हो सकता है आपस में, या दो लिक्विड आपस में कितने मिक्स हो सकते हैं, या लिक्विड और गैस आपस में कितना मिक्स हो सकते हैं, वो हम लोग ने समझा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वही जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो जो दो क्वांटिटी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कहानी है, वो और टेक्निकली समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है ना। अगर दो यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्स कर रहे हैं तो उनका क्वांटिटी को भी तो हम एक्सप्रेस करेंगे ना। तो क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग मास परसेंटेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग मोल फ्रैक्शन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो समझाने की मैंने कोशिश क्या की, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कॉन्सेंट्रेशन बना रहे हैं हम, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जो मिक्स कर रहे हैं, उनकी आपस में क्या रेशियो है। तो किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, ये आपके डिपेंड करता है आप कौन क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या एप्लीकेशन कर रहे हो, है ना। कि शुगर है ना 250 ग्राम है, वाटर 5 लीटर है, 250 ग्राम 5 लीटर यानी वॉल्यूम, लीटर मतलब वॉल्यूम, और यहाँ पे हम 250 ग्राम यानी मास या वेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे देखना चाह रहे हैं, किस क्वांटिटी से देखना चाह रहे हैं। हम मास परसेंटेज से देखना चाह रहे हैं, पानी का मास नॉट वॉल्यूम, मास इतना किलो है तो शुगर इतना किलो है इसमें। तो कैसे देखना चाह रहे हैं, क्या हम वॉल्यूम परसेंटेज पता करना चाह रहे हैं कि शुगर इतना वॉल्यूम है, वाटर का इतना वॉल्यूम है,
देखो किलोग्राम ग्राम अलग बात हो गई, वेट या मास की बात हो गई, वॉल्यूम मतलब है ना स्पेस, है ना, वॉल्यूम मतलब वो होता है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज एक तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, थोड़ा सा मैं टच देना चाह रहा था। एक्चुअली में जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, हम कह सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर आगे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे। सो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हम लोग अब 1 by 1 समझेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा है वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है ना। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब होता है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ऊपर सॉल्यूट का, ऊपर मतलब न्यूमेरिकल में सॉल्यूट का वेट रखकर, और डिनोमिनेटर में किसका वेट रखोगे, सॉल्यूशन का वेट रखोगे। सॉल्यूशन देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऊपर एन जो सुपरस्क्रिप्ट लगाई हुई है, ठीक है। तो अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वेट रखेंगे सॉल्यूट का, नीचे वेट रखेंगे सॉल्यूशन का, ये दोनों भी हमें ग्राम में रखना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, इसलिए इंटू 100 करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने 20 ग्राम शुगर में 20 ग्राम शुगर मिलाई, मिक्स की 100 ग्राम वाटर में इंटू 100, तो कितना परसेंटेज हो गया कॉन्सेंट्रेशन। हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन का परसेंटेज कितना हो गया, तो यानी कि 100 कट गया, या आ गया 20%। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 20% जो तुमने बनाया है, शिकंजी बनाई है, तो हम क्या बोलेंगे 20% क्या है कॉन्सेंट्रेशन का, वो सॉल्यूशन है। वो जो सॉल्यूशन है वो कितने परसेंटेज का है, 20% का है। कौन से मेथड से, वेट बाय वेट मेथड से। कौन से मेथड से, वेट बाय वेट मेथड से। आगे बात समझ में। और भी अलग अलग तरीके हैं, वो आपका डिपेंड करता है कि क्या एप्लीकेशंस है, आपको क्या कहाँ पर कितना कंफर्टेबल है, ठीक है। अब देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हमें वेट रखना है किसका, सॉल्यूट का, कहाँ पर, न्यूमेरिकल में। हमें वॉल्यूम रखना है, वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम रखना है सॉल्यूशन का, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। तो वेट रखेंगे तो ग्राम में रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे तो ml में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे जिससे कि परसेंटेज में आ जाए। तो सेम कहानी अगर इसके लिए हम बात करें, सेम कहानी कि 120 ग्राम शुगर है और 100 ml वाटर है, 20 ग्राम शुगर है, 100 ml वाटर है, इंटू 100, तो 20% आ जाएगा। फिर थर्ड वाला मेथड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ऊपर सॉल्यूट, देखो हर जगह सॉल्यूट आ रहा है, ऊपर वॉल्यूम रखेंगे सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम रखेंगे सॉल्वेंट का नहीं सॉल्यूशन का। दोनों भी कितने रहेंगे, ml में रहेंगे, इंटू 100 कर देना, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी हमारे पास तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के। मोल फ्रैक्शन, हम मोल फ्रैक्शन से देखो, एक बार किया वजन से कंपैरिजन, एक बार किया वजन और वॉल्यूम से कंपैरिजन, एक बार किया वॉल्यूम वॉल्यूम से कंपैरिजन। अब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें उस सॉल्यूशन के 100 मोल्स हैं, 100 मोल्स हैं पूरे सॉल्यूशन के, और जिसमें शुगर यानी सॉल्यूट के आपके कितने मोल्स हैं, सॉल्यूट के मोल्स 20 मोल्स हैं, तो ये हो गया क्या 1/5 रेशियो, यानी 1/5 मोल फ्रैक्शन आ गया कि उस सॉल्यूशन में 1/5 के रेशियो से आपने शुगर मिलाई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन हमें बी का चाहिए, ठीक है। देखो ए, जहाँ पर ए आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, जहाँ पर बी आ गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो ये पूरे सफ़र में हम लोग याद रखेंगे। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए किसके लिए यूज़ हो रहा है, सॉल्वेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और बी किसके लिए यूज़ हो रहा है, सॉल्यूट के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हमने कैसे किया, हमें बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए, हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, ऊपर नंबर ऑफ मोल बी रखा, अपॉन में दोनों के नंबर ऑफ मोल रखा, सॉल्यूट का भी
सॉल्वेंट का भी, तो दोनों मिला के सॉल्यूशन ही तो बना, दोनों मिला के सॉल्यूशन ही तो बना, है ना। तो ये कहानी थी। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, इसका सिंबल, इसे आप काई भी कह सकते हो, ऐसे काई, है ना, काई, या फिर एक्स भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो सिंबल है, ठीक है। एक्स या काई आप कह सकते हो, ठीक है ना, काई। बात समझ में आ गई? आ गई सर। और भी कोई तरीके हैं सर? और भी कोई तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन का? हाँ, मोलैरिटी है। क्या है? मोलैरिटी। कैपिटल एम लगाओगे, कैपिटल एम, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन तुमने बनाया, समझो 1 लीटर का सॉल्यूशन बना, कितने लीटर बना? 1 लीटर का सॉल्यूशन बना। तो उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी कि शुगर, जैसे पानी और शुगर, मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ कि थोड़ा फ्रेंडली रहो। तो उसमें शुगर के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसे बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। समझो कि 1 लीटर जैसे पर लीटर है या 10 लीटर है, ऐसे हम कह सकते हैं। बट अब ऐसे समझो आप कि चलो 1 लीटर क्या है? वाटर है। 1 लीटर में लेना है। पहले जो चल रहा था ना, और ml में चल रहा था, ध्यान रखना, मोलैरिटी। और उसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं, समझो शुगर के समझो 20 है, ठीक है ना। तो ये 20/1 ये क्या हो जाएगा? मोलैरिटी हो जाएगा उस सॉल्यूशन का, उस कॉन्सेंट्रेशन का मोलैरिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोलैरिटी का छोटा भाई, तोतला भाई, मोलैलिटी। छोटा भाई मतलब मोलैरिटी को अगर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मोलैलिटी, छोटा भाई, तोतला भाई, तो मोलैलिटी, ठीक है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो याद करने का मैंने तरीका बताया, छोटा भाई बड़े भाई, ठीक है ना। तो मोलैरिटी ज़्यादा क्लियर हो रहा है, मोलैलिटी थोड़ा सा कम साउंडिंग क्लियरिंग आ रही है। तो स्मॉल एम से करेंगे रिप्रेजेंट, स्मॉल एम। मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, स्मॉल एम, कैपिटल। ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो मोलैरिटी मतलब फिर से बता, मोलैरिटी कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोलैलिटी छोटा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे एम से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब बी है ना, सॉल्यूट, ये मैंने लिख दिया, अपॉन वेट ऑफ ए, समझो बात को। वेट ऑफ ए का मतलब सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं। यहां पर सॉल्यूशन था, यहां पे वॉल्यूम था, किसका? सॉल्यूशन का। यहां पर वेट है, किसका? सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, दोनों का मिक्स नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मोलैरिटी कैपिटल है, मोलैलिटी स्मॉल है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ठीक है सर, चलो इसके बाद है पीपीएम। पीपीएम एक आखिरी आपके जो सिलेबस में एक तरीका बताया कॉन्सेंट्रेशन का, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। ये परसेंटेज वाला नहीं है, इनटू 100 इसमें नहीं करेंगे। इसमें हमें क्या करना होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करेंगे? 10⁶। व्हाट इज 10⁶? इट इज मिलियन, ठीक है ना। जिस तरह परसेंटेज बता रहे हैं इनटू 100 पर, तो यहाँ पे मिलियन बताना है कि सॉल्यूशन, क्योंकि अब होता है क्या मालूम है, सॉल्यूशन कभी कभी सॉल्यूशन बहुत होता है, जैसे पानी में नमक। अब वाटर तो यार बहुत, मतलब दोनों मिलके जो बना है सॉल्यूशन, उसमें वाटर है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर है, और नमक क्या बहुत छोटा सा है। तो ऐसे में हम लोग वाटर के लिए, मतलब हम लोग इसीलिए सॉल्यूशन जो लिया है, जो वाटर लिक्विड जो सॉल्यूशन बना है, उसका वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग 10⁶ मिलियन के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट बहुत ही कम है,
ठीक है, तो जजमेंट करने में थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया आएगा, मतलब एक होता है ना प्रैक्टिकल करना उस चीज़ को, प्रैक्टिकल ज़्यादा पॉसिबल होगा, है ना। तो पर मिलियन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आंसर इसी पर करेंगे, ध्यान दो, जितने भी हम लोग ने मेथड सीखे हैं फटाफट करके जाते हैं हम लोग, है ना। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या पता करना है, मोलैरिटी, मोलैरिटी बड़ा भाई है ना, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम का सर फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम तो सॉल्यूशन लीटर में हमें लेना है, यहाँ ml में दिया तो कोई दिक्कत नहीं ना। ml को लीटर में बदलने के लिए क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा कि डिवाइड बाई 1000 किया जाता है, क्या मुझे ऐसा बताना पड़ेगा? नहीं, 100/1000, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स आपको H2SO4 के मालूम होने चाहिए। सर नंबर ऑफ मोल तो पूरे क्वेश्चन में दिया नहीं है, अब क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, निकालने का तरीका मालूम है। क्या क्या देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। ये यार क्लास 10 से सीखते आ रहे हैं, ये क्या है? तो मास गिवन दैट इज 49 ग्राम, मोलर मास H2SO4 का मोलर मास 98 होता है। ये सब चीज़ें मैं यहाँ तो काउंट नहीं कराऊंगा कि H का H2SO4 है तो 2 होंगे, फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कितने होंगे, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। सबके मोलर मास मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ओके, तो ये आ गया क्या, 1/2 नंबर ऑफ मोल, तो 1/2 अपॉन 0.1, तो 5 मोलैरिटी हो गया। क्या हो गया? 5, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोलैरिटी, मोलैलिटी, छोटा भाई आ गया, तोतला भाई आ गया, मोलैलिटी ऑफ 49% ऑफ वेट H3PO4, ठीक है, सॉल्यूशन 49 ग्राम, तो H3PO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है मोलैलिटी। बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट, अपॉन वेट लेंगे हम इन केजी का, इन केजी किसका किसका, बोलो किसका, बोलो सॉल्वेंट का, किसका लेंगे? सॉल्वेंट का, ठीक है ना, सॉल्वेंट का। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, H3PO4 का 49/98, ठीक है। मास गिवन कितना है? 49 ग्राम, और इनका मोलर मास कितना है? 98 है, ठीक है। बाद में मोलैलिटी निकाल लेना है, NB यानी मोल फ्रैक्शन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं इन केजी, ठीक है। तो 1/2 आंसर आया था, नंबर ऑफ मोल्स हमने 1/2 निकाला है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाले? सर यहाँ तो वेट सॉल्यूशन का दिया हुआ है, यहाँ तो वेट सर सॉल्यूशन का दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट तो नहीं दिया हुआ है। अब बताओ क्या करोगे? क्या कुछ इनडायरेक्ट वे में दिया है? हाँ, इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। मोलैलिटी कितना था? 49% था वेट बाय वेट से, 49% था वेट बाय वेट से। भाई वेट बाय वेट 49 से मतलब क्या हुआ कि 49 तुम्हारा ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा वेट बाय वेट में, और नीचे 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, तभी तो होगा 49% इंटू 100। वेट बाय वेट से निकालोगे अगर कॉन्सेंट्रेशन,
तभी तो होगा 49%। 49 ग्राम क्या लिया, सॉल्यूट लिया, 100 ग्राम क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, इनटू 100, तभी तो ये 49% आया होगा। मैं ये समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट है 49 ग्राम। 100 ग्राम तो सर सॉल्यूशन हो गया, तो सर सॉल्वेंट कितना हुआ? अरे भाई अगर तुम्हारा सॉल्यूशन 100 ग्राम है जिसमें सॉल्यूट 49 ग्राम है तो 51 ग्राम ही तो हुआ। क्या ये मुझे समझाने की ज़रूरत है? लगता तो नहीं है। ठीक है ना, 51 ग्राम हुआ, तो वही मैंने लिखा 51 ग्राम। तो हमें चाहिए किलो ग्राम में, इसलिए हमने इंटू 10⁻³ कर दिया और मोलालिटी निकाल लिया। आगे बात समझिए, है ना। तो खैर फिलहाल तो हलवा चल रहा है, 2-4 टॉपिक बीच में आएंगे जो थोड़े से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग को पुश करना पड़ सकता है, लेकिन भाई अभी तो हलवा ही चल रहा है। फ़िलहाल तो हम लोग हलवा खा रहे हैं। हाँ, फ़िलहाल हम लोग हलवा खा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। इफ 2 moles of solution B is mixed with 3 moles of solution A, solvent A, then find mole fraction of each component. 2 moles of solution नहीं होगा, वो 2 moles of solvent होगा, solvent B। ठीक है। सो सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट हुआ है, सॉल्वेंट नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉल्यूट बी है ना, सॉल्यूट, ठीक है ना। तो तुम्हें मोल फ्रैक्शन पहले से दिया हुआ है, सॉल्यूट का मतलब मोल तुम्हें दिया हुआ है। सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 2 है। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, 3 है, यानी NB2 है, Na3 है। सर मोल फ्रैक्शन किसका, B और A का। देखो मोल फ्रैक्शन दोनों के अलग अलग होते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन B का निकाल रहे हो कि A का निकाल रहे हो। अगर B का निकाल रहे हो तो B का ऊपर रखोगे, टोटल नीचे रखोगे। अगर A का निकाल रहे हो तो A का ऊपर रखोगे और टोटल नीचे लिखोगे। नीचे हमेशा टोटल आएगा, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात थी। हमें मोल फ्रैक्शन किसका, B का निकालना था। तो B के मोल कितने हैं, B के मोल है 2 अपॉन नीचे क्या लिखा जाता है, नीचे टोटल लिखा जाता है 2 + 3, मतलब सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो 2 + 3 5, तो 2/5 आ गया, और A का 3/5 आ जाएगा, है ना। ऐसे कर लो, या 1 में से B का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि टोटल जो फ्रैक्शन होता है 1 के बराबर होता है। अगर 2 लोग आपस में जुड़े हैं, अगर 2 लोग हैं तो उनका टोटल कितना होगा, 1 होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 1 में से -2/5 कर लिया, माइनस कर दिया 2/5, मतलब टोटल में से पूरा फ्रैक्शन टोटल में से, यानी 1 में से 2/5, यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमने क्या हटा दिया, बचा गया 3/5। और ऐसे भी कर सकते हो क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू A के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सर इतना ज़्यादा हलवा खिलाएंगे तो डायबिटीज़ ना हो जाए, कुछ तो लेवल बढ़ाया जाए। देखते, ये भी हलवा ही है, ये भी हलवा है। हाँ, इफ़ परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज इज 40, देन फाइंड कॉन्सेंट्रेशन इन ppm में करना है। चलो फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ B मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ ppm में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है। अब बात समझ में ये नहीं आ रही कि सर वेट ऑफ B फिर इसका सॉल्यूशन कुछ तो दिया नहीं है, तो ये आपको लग रहा है कुछ नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली परसेंटेज 40 दिया हुआ था वेट बाय वेट मेथड से, मतलब 40 ग्राम अगर सॉल्यूट है
यही होता है ना वेट बाय वेट में, ऊपर सॉल्यूट, नीचे बोलो क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है नीचे, है ना। तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 कैसे आएगा, मतलब 40 + 60 से आएगा, है ना। नीचे जो सॉल्यूशन आएगा, 40 सॉल्यूट है, 60 क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब टोटल 100 है। कुल मिला के बात ये है ना। तो ठीक है, नीचे है ना 100 ही आएगा और ऊपर 40 आएगा, तो 40/100। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्वेंट नहीं चाहिए था, हमें सॉल्यूशन ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 + 60 100। भाई वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर किसका रखते हैं, सॉल्यूट का, नीचे किसका रखते हैं, सॉल्यूशन का, है ना, यही तो रखते हैं। तो ठीक है, बस अगर 40% है मतलब 40 सॉल्यूट है, 100 सॉल्यूशन है, तो 40/100 × 10⁶। अब इसका यार बताओ, मतलब 10⁶ में 100 अलग कर दो, 10⁴ अलग ही रखो, इससे 100 कट जाए, 4 × 10⁵ हो जाएगा, या 40 × 10⁴ कर दो, जो चाहे वो कर दो। मतलब क्या कहें बताओ, अब क्या कहें इनको, है ना। ऐसा लग रहा है सर ये तो हमारे लायक ही नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे लायक नहीं है सर। परेशान न भी आएंगे, सब आएंगे, हर वैरायटी मिलेगी। इसके बाद देखो कुछ आपको और रिलेशन दिए हुए हैं, उसके डेरिवेशन नहीं दी हुई है, ठीक है ना। डेरिवेशन आपको नहीं करना है, कुछ रिलेशन है जहाँ पर हम मोलैरिटी पता कर सकते हैं। तो वो वाला जो फॉर्मूला था कॉन्सेंट्रेशन वाला। दूसरा और भी तरीका है, दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका देखो आपका ये 10H3/m, मतलब स्मॉल m, देखो हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, ठीक है ना। तो मोलैरिटी हमें निकालना है, तो 10H3/मोलैलिटी नीचे लिखेंगे, मोलैलिटी नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो m फॉर मोलैरिटी, x का परसेंटेज बाय वेट बाय वेट, यहाँ पे जो परसेंटेज रखोगे x की वैल्यू, ये वेट बाय वेट वाली वैल्यू रखोगे, d इज फॉर डेंसिटी, ठीक है ना। अब वो चाहे तुम ml में ले लो या mcc में ले लो, ठीक है ना, mmcc में डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे जो लोगे डेंसिटी, ऊपर जो रहेगा वो ग्राम में रहेगा, नीचे ml में, या ऊपर ग्राम ही में रखो, नीचे सेंटीमीटर क्यूब में भी रख सकते हो, दोनों में से एक भी रख सकते हो, ठीक है ना। ग्राम, एक्चुअली GM ऐसे लिखा है जैसे 9 है, बच्चे ने नोट्स बनाया है, एक्चुअली GM है, मतलब ग्राम है, ठीक है ना। तो ग्राम बाई ml भी लिख सकते हो डेंसिटी में, या ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, कुछ भी ले लो वॉल्यूम में, ठीक है। और दिस इज व्हाट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जैसे WB लिखा है ना, B मतलब सॉल्यूट, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, तो इस तरीके से भी आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, इस रिलेशन से भी मोलैरिटी निकाल सकते हो। इसी तरह मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में भी कोई रिलेशन है सर, हाँ। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी छोटा भाई, ठीक है ना, मोलैलिटी। तो इसका फॉर्मूला है स्मॉल m इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, काई B आ गया है, NB नहीं है। देखो अगर NB होता मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर काई B आ गया, काई B मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दोनों में बहुत फर्क है भाई, ठीक है ना। काई B का फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, सॉल्यूट के मोल ऊपर और बाकी ए सॉल्वेंट और इसके सॉल्यूट दोनों के मोल्स, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स नीचे रहेंगे, डिनोमिनेटर रहेंगे, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला है आपका काई B अपॉन काई A इंटू 1000 मोलैरिटी या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे
तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मोलैलिटी ऐसे भी निकाल सकते हो, ये समझाने की आपको कोशिश हो रही है। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट तो आपको निकालना आना चाहिए या पता होने चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। देखो अगला क्वेश्चन इसी पर रिलेशन पर है क्या कुछ। सी फाइंड एम मतलब स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी, तोतला भाई, ठीक है ना, छोटा भाई। फाइंड मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन इज 0.4 ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 0.4। ठीक है ना। किसका मोल फ्रैक्शन दिया है 0.4? सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन मतलब होता है काई बी मतलब सॉल्यूट, 0.4 दिया हुआ है। मोलैलिटी निकालना है तो सर ये वाले फॉर्मूले से निकाल लें, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है ना। तो काई बी 0.4, जब काई बी 0.4 है तो ए कितना हो जाएगा? अगर मोल फ्रैक्शन बी का 0.4 है, अगर मोल फ्रैक्शन बी का 0.4 है तो बताओ ए का कितना हो जाएगा? 1 में से ओवरऑल 1 होता है, 0.4 माइनस कर लो, 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा बस। तो देखो काई बी अपॉन काई है, मतलब 0.4/06 इंटू 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास ऑफ वॉट ग्लूकोज, और ग्लूकोज का कितना होता है? 18 होता है। इसको सॉल्व कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी मोलैलिटी और मोलैरिटी इन रिलेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक और रिलेशन दिया हुआ है मोलैरिटी का, स्मॉल m इंटू डी, मतलब मोलैलिटी इंटू डेंसिटी, मतलब मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है m इंटू डी मतलब मोलैलिटी इंटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस m और फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आज थोड़ा हम टायर्ड हैं, इसलिए ठीक है, आज का लेक्चर काफ़ी है इतना। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट में फिर वही बात मैं कहूँगा कि लेक्चर के बीच में कभी भी कोई डाउट आता है तो लेक्चर आप कंटिन्यू नहीं करोगे, पहले मुझसे डाउट क्लियर करोगे, ये बात याद रखना। ठीक है। पहले क्या करोगे? डाउट क्लियर। वही तरीका, देखो जो तरीका सही है और वही है, कितना भी दिमाग दौड़ा लो, कितना मैं बोल दूँ बहुत धमाकेदार है और बहुत ऐसे घंटे भर में दिमाग में घुस जाएगा, ये सब बातें हैं बेकार की। ठीक है ना। समझने में टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता ही है, वो टाइम आपको देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। प्रोसेस होता है, एक 2 वे कम्युनिकेशन होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं जब दोनों वे से, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद ही चीज़ें पूरी हो पाती हैं, लेक्चर पूरा या चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है। चलो बाय।